नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुगा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश एजीटीए का जो मैंने सीरीज स्टार्ट करी है एमसीक्यू वाली। इसका आज अपन लोग 6वां लेक्चर पढ़ने वाले हैं। मैं यहाँ पर आप लोगों को पढ़ाना शुरू करूँ उससे पहले बता देता हूँ कि मैंने आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा कोर्स लॉन्च कर रखा है। कोर्स का नाम है अल्टीमेट एग्रीकल्चर कोर्स। इस कोर्स के बारे में अगर हम बात करें तो इस कोर्स में आपको यहाँ पर दिए गए जो सभी सब्जेक्ट हैं, ये सभी सब्जेक्ट बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाए जाएंगे। और इसके अलावा यहाँ पर आप लोगों को जो कुछ भी पढ़ाया जाएगा उसका आपको पीडीएफ नोट्स भी दिया जाएगा। ये जो आपको पीडीएफ मिलेगा ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होगा। प्रॉपर तरीके से बिल्कुल डिटेल में सब कुछ लिखा होगा। फैक्ट्स भी होंगे, थ्योरी भी होगी। डिटेल में जो चीज़ें हैं उसको हाईलाइट किया होगा, इंपॉर्टेंट चीज़ों को हाईलाइट किया होगा। इमेज होगा, डायग्राम होगा, टेबल होगा, फ्लो चार्ट होगा। इसकी मदद से आप प्रॉपर तरीके से अच्छे से रिवीजन कर सकते हो, प्रॉपर तरीके से मेमोराइज कर सकते हो। और बाकी आपको जो पढ़ाया जाएगा वो तो है ही है। अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके मात्र 1000 रुपये का पेमेंट करके आप इसको खरीद सकते हैं। इसकी जो इस समय वैलिडिटी हो रही है, अगर इस समय आप इसको खरीदोगे तो इसकी वैलिडिटी 1 साल के लिए, लाइफ टाइम के लिए वैलिडिटी इसकी मिल रही है। इसके अलावा अगर कोर्स से रिलेटेड आपको अधिक जानकारी चाहिए तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9792771793। मेरे इस व्हाट्सएप नंबर से आप संपर्क करके कोर्स से रिलेटेड जो भी आपको एडिशनल जानकारी प्राप्त करनी है वो सभी जानकारी आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हो। इसके अलावा अगर बता दूं कि अगर आप एजीटीए की तैयारी करना चाहते हो और प्रॉपर तरीके से बिल्कुल विधिवत एजीटीए की तैयारी करना चाहते हो तो आपके लिए ये जो कोर्स होने वाला है ये बहुत अच्छी तरीके से आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। पूरा एग्रीकल्चर डिटेल में यहाँ पर आपको पढ़ा दिया जाएगा। तो अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो जरूर खरीद लीजिए। बाकी बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले हम देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, व्हेन वाज द किसान रथ मोबाइल ऐप ऑफिशियली लॉन्च बाय द मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। कृषि और किसान कल्याण मंत्री द्वारा किसान रथ मोबाइल ऐप को आधिकारिक तौर पर कब लॉन्च किया गया था। तो ये जो किसान रथ है, किसान रथ जो ऐप है इसको 17 अप्रैल सन 2020 को लॉन्च किया गया था। यानी कि हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है ये बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर एक चीज और लिखा है, यहाँ पर लिखा है 15 जुलाई सन 2021। तो 15 जुलाई सन 2021 को क्या इस्टेब्लिश किया गया था? भारत का पहला ग्रेन एटीएम पहले इस्टेब्लिश किया गया था। भारत का पहला ग्रेन एटीएम इस्टेब्लिश किया गया था। और ये कहाँ पर किया गया था? ये इस्टेब्लिश किया गया था गुरुग्राम में, जो कि इस समय पर है कहाँ पर? जो कि इस समय पर हरियाणा में है। पहले भी हरियाणा में ही था, तो इसको हरियाणा में इस्टेब्लिश किया गया था ग्रेन एटीएम। कब इस्टेब्लिश किया गया था? इसको इस्टेब्लिश किया गया था 15 जुलाई सन 2021 को। अगला क्वेश्चन है, अंडर द पीएम कुसुम स्कीम्स कंपोनेंट सी व्हाट इज द टारगेट फॉर द सोलराइजेशन ऑफ ग्रिड कनेक्टेड एग्रीकल्चर पंप। कह रहा है कि जो पीएम कुसुम योजना है इसके कुछ कंपोनेंट हुआ करते थे, जैसे कंपोनेंट ए, कंपोनेंट बी, कंपोनेंट सी। इसमें कह रहा है कि जो 6वां कंपोनेंट था, सॉरी जो सी कंपोनेंट था, यानी कंपोनेंट जो सी था इसका काम क्या था? इसमें कितने ग्रिड को एग्रीकल्चर पंप से कनेक्ट करना, मतलब कितने एग्रीकल्चर जो पंप है उसको ग्रिड से कनेक्ट करना था। सीधे सीधे कहने का तात्पर्य यह है कि कितने एग्रीकल्चर के कनेक्शन देने थे इस पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत। तो जो सी कंपोनेंट था इसके अंदर लक्ष्य रखा गया था कि 10 लाख जो पंप है उसको हम ग्रिड से कनेक्ट कर दें। ऐसे समझ लो कि इसमें हम सौर ऊर्जा के, जैसे भारत में जो 10 लाख पंप लगे हैं उन 10 लाख पंप को हम किससे कनेक्ट कर देंगे? उसको कनेक्ट कर देंगे सोलराइजेशन ग्रिड से। यानी कि हम किससे कनेक्ट कर देंगे? इसको सौर ऊर्जा से चलने वाले पंप में कन्वर्ट कर देंगे। पहले यहाँ पर क्या चलता था? पहले या तो यहाँ पंपिंग से डीजल से चलने वाली मशीन हुआ करती थी या तो फिर इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली मशीन हुआ करती थी। यहाँ पर हमने पहली बार लक्ष्य रखा ऑप्शन कंपोनेंट सी में कि हम इसमें 10 लाख पंप को अब हम सोलराइजेशन इसका कर देंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक चीज और लिखा है 17,50,000 पंप। ये 17,50,000 जो पंप हैं ये जब कंपोनेंट ए था, सॉरी कंपोनेंट जो बी था उसके अंदर इसको इंस्टॉल किया गया था। स्टैंड एलोन सोलर जो पंप है इसके माध्यम से, मतलब ये ऑफ द ग्रिड एरियाज में था। समझ पा रहे हो? यहाँ पर जो ये आपको दिख रहा है ये 17,50,000, ये 17,50,000 ऑफ द ग्रिड था। यानी कि यहाँ पर जो सिंचाई वाले पंप थे यहाँ पर हर एक पंप के लिए अलग अलग सोलर हमको प्लेट लगानी पड़ी थी। लेकिन ये जो 17 लाख पंप था इसको जो हमने कनेक्शन दिया था
इस कनेक्शन को सोलर ऊर्जा से, जो सौर ऊर्जा है उससे मिलने वाली इलेक्ट्रिसिटी से हमने इसको कनेक्ट किया था। यहाँ पर जो 10 लाख पंप हैं ये आपस में सौर ऊर्जा से कनेक्टेड हैं, इनकी जो ग्रिड है। और यहाँ पर ये इंडिविजुअल हुआ करता था, ये 17,50,000 वाला जो पंप है ये अलग अलग ग्रिड के लिए हुआ करते थे। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, अंडर द डे NRLM स्कीम व्हाट इज द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर वुमेन SSG in the 150 identified district after receiving the prompt payment subvention। कह रहा है कि डे NRLM योजना के तहत 150 चिन्हित जिलों में समय पर भुगतान छूट प्राप्त करने के बाद महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए ब्याज की प्रभावित दर क्या है। ध्यान से समझना, जब कोई भी डे NRLM स्कीम के तहत अगर कोई महिलाओं का जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है, महिलाओं का जो स्वयं सहायता समूह होता है, अगर ये ग्रुप कभी बैंक से लोन लेता है किसी काम को स्टार्ट करने के लिए, तो बैंक इनसे जो इंटरेस्ट प्राप्त करता है वो 7%। बैंक इनसे कहता है कि हमको 7% चाहिए, लेकिन क्या होता है 3% इसमें क्या हो जाता है, सबमेंशन हो जाता है। इस वजह से इफेक्टिव जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो केवल 4% हो जाता है। 7% बैंक लेता है, 7% कौन लेता है, बैंक लेता है। लेकिन अगर टाइम से उसको जो पेमेंट है, इसका जो इंटरेस्ट है, इंस्टॉलमेंट है, अगर वो टाइम से जो किया जाएगा तो इसमें क्या हो जाता है कि 3% की छूट मिल जाती है। कितनी मिल जाती है, 3% की छूट मिल जाती है। ये जो 3% यहाँ पर जो 3% की जो छूट मिल रही है ये गवर्नमेंट दे देती है बैंक को। बैंक को तो 7 आने चाहिए होता है, तो 7 आने तो उसको मिल जाता है, तो 3 आना गवर्नमेंट देती है, और बचा 4 आना, मतलब 4% जो बच रहा है। 4% कौन दे देगा, 4% जिसने लिया है लोन वो खुद देता है। तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 4% हो जाएगा। समझ गए यहाँ तक बात। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है व्हाट इज द मेन एम स्लोगन ऑफ द सब मिशन ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री लॉन्च ड्यूरिंग 2016 एंड 17। 2016-17 के दौरान शुरू किए गए कृषि वानिकी पर उप मिशन का मुख्य उद्देश्य या फिर नारा क्या है, ये आपको बताना है। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य और इसका जो नारा हुआ करता था वो क्या हुआ करता था, हर मेड़ पर पेड़। जब हम खेती करते हैं तो खेती करते समय हमारा जो मेड़ होता है, यहाँ पर गवर्नमेंट ने पेड़ लगाने के लिए इस योजना को स्टार्ट कराया गया था, सब मिशन ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री, जिससे कि हम पेड़ों की संख्या को बढ़ा पाएं। क्योंकि धीरे धीरे फॉरेस्ट एरिया घट रहा है, पेड़ों की संख्या घट रही है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, तो उससे लड़ने के लिए गवर्नमेंट ने इस स्कीम को लॉन्च किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था, जिसका मुख्य उद्देश्य था हर मेड़ पर पेड़। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, यानी कि ब्याज सहायता योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है जो पोस्ट हार्वेस्ट लोन फॉर स्टोरेज अगेंस्ट नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट्स रिसीव एन इंटरेस्ट सबवेंशन ऑफ 2%। ये बात बिल्कुल सही कही गई है। अगर हमको पोस्ट हार्वेस्ट लोन अगर लेना है, पोस्ट हार्वेस्ट लोन लेना है और लोन लेके क्या बनाना है, हमको वहां पर एक भंडारण घर बनाना है। तो भंडारण घर बनाने के लिए हमको 2% ब्याज पर सहायता मिलती है। समझ गए। इसमें जो गवर्नमेंट, जिसमें जो बैंक पे करता है, बैंक इसमें जितना ब्याज लेती है उसमें गवर्नमेंट 2% खुद अपने तरफ से दे देती है। बात ये बिल्कुल सही है। अगला क्या है, द सबमेंशन ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट लोन इज अवेलेबल फॉर अप टू 12 मंथ फॉर KCC होल्डिंग स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर। ये बात जो कही जा रही है वो गलत कही जा रही है, क्योंकि ये 12 महीने का नहीं होता है, ये केवल 6 मंथ का होता है। कितने मंथ का होता है, क्योंकि 6 मंथ का होता है। क्योंकि आप यहाँ पर देखो, ये पोस्ट हार्वेस्ट लोन कौन सा है, ये पोस्ट हार्वेस्ट लोन होता है। इसमें जो गवर्नमेंट 2% का ब्याज देती है वो 6 महीने तक के लिए ही केवल देती है, 12 महीने के लिए नहीं देती है। और ये जो इम्प्लीमेंट किया जाता है, इस योजना को इम्प्लीमेंट किसके द्वारा किया जाता है, इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है नाबार्ड के द्वारा, और इसके अलावा इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है RBI के द्वारा। इसके अलावा टू प्रोवाइड रिलीफ टू फार्मर अफेक्टेड बाई नेचुरल कैलामिटीज एन इंटरेस्ट सबमिशन ऑफ 2% इज प्रोवाइडेड टू द बैंक फॉर द फर्स्ट ईयर।
अगर कई बार ऐसा होता है कि हमने लोन लिया और हमने बनाया, लेकिन कोई नेचुरल कैलामिटीज आ गई, इसकी वजह से हमारा प्रॉफिट नहीं बन पाया, तो इस कंडीशन में गवर्नमेंट 1 साल के लिए 2% की सहायता दे सकती है कि भैया चलो ठीक है, तुम्हारा नुकसान हो गया, तो हम जो 6 महीने देने वाले थे हम 1 साल के लिए कर देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये बात सही है, हमको इनकरेक्ट खोजना था। हमने बहुत मेहनत करी और खोजा क्या, हमने खोजा कि हमारा जो ऑप्शन नंबर दूसरा स्टेटमेंट है केवल वही गलत है। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कंपोनेंट ए ऑफ द पीएम कुसुम स्कीम। जैसे मैंने आपको सी और बी के बारे में बता दिया था, यहाँ पर कंपोनेंट ए पूछ रहा है, कह रहा है कंपोनेंट ए के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है, हमको इसमें से खोजना है कि इसमें से गलत कौन सा है। सबसे पहले देखते हैं पहला स्टेटमेंट, इट्स एम टू सेट अप 10,000 मेगावाट ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड ग्रिड कनेक्शन रिन्यूएबल एनर्जी पावर प्लांट। डिसेंट्रलाइज है, ध्यान से समझना, ये डिसेंट्रलाइज वाला है। कंपोनेंट जो सी था उसमें सेंट्रलाइज था, जो बी था उसमें भी डिसेंट्रलाइज था, ए में भी डिसेंट्रलाइज है। इसमें 10 मेगावाट की डिसेंट्रलाइज ग्रिड हमको कनेक्ट क्या है, हमको इसको स्टेब्लिश करा, मतलब 10,000 मेगावाट की हमको सोलर पैनल लगवाने थे इस पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत। ये बात बिल्कुल सही है, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं। ये जो बरीड लैंड या फिर फॉलो लैंड होती है, यानी कि जो खराब बंजर बेकार जमीन होती है जहाँ पर खेती नहीं करी जाती, उस एरिया में इसको लगाया जाता है। ये पहली बात तो सही है। दूसरा क्या कह रहा है, द रिन्यूएबल एनर्जी पावर प्रोजेक्ट मस्ट बी इंस्टॉल विद इन ए 15 किलोमीटर रेडियस ऑफ द सब स्टेशन। कह रहा है कि जो सब स्टेशन है, जैसे इसको जब सोलर एनर्जी वाले प्लेट को लगाया जाता है तो इसको ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अलग कहीं लगाया जाएगा, इसको कोई जो इलेक्ट्रिक ग्रिड है जहाँ पर वो कोयला वाला जो हमारा ट्रेडिशनल इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस होती थी उसके कहीं आसपास के सब स्टेशन पर लगाया जाता है। बहुत दूर नहीं लगाया जाएगा, नहीं पता चले बहुत दूर लगा दो और उसको यहाँ तक ट्रांसफर करके लाने में भी ढेर सारी इलेक्ट्रिसिटी का लॉस हो जाए। तो इसलिए गवर्नमेंट ने कहा कि 15 किलोमीटर रेडियस, ये गलत हो जाएगा। 15 किलोमीटर रेडियस नहीं होता है, केवल 5 किलोमीटर के रेडियस में ये चीज करनी होती है। यानी कि हमारी ये लाइन जा रही है, तो इस लाइन में अगर मान लेते हैं यहाँ पर एक सब स्टेशन बना हुआ है, तो इस सब स्टेशन के 5 किलोमीटर का जो रेडियस होगा, कितना, 5 किलोमीटर का जो रेडियस होगा, इसी रेडियस के अंतर्गत हमको कहीं पर भी जहां पर बरीड लैंड होगा वहां पर हमको इसको लगाना होगा। ठीक, तो ये बात तो हो गई गलत। दूसरा क्या है, these power plant can be installed on cultivated land on silts where crop can be grown below। ये कह रहा है कि ये बिजली संयंत्र खेती योग्य भूमि पर खंभों पर स्थित किए जा सकते हैं जहां नीचे फसल उगाई जा सकती है। ये भी बात सही है। कई बार ऐसा होता है कि जो कुछ हमारी छांव वाली फसलें होती हैं तो उनके लिए इस तरीके की व्यवस्थाएं करी जा सकती हैं। तो हमारा पहला स्टेटमेंट सही हो गया और तीसरा स्टेटमेंट सही हो गया, लेकिन हमको गलत खोजना था तो हमने खोज लिया। हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है ये राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दूसरा स्टेटमेंट हमारा गलत। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस CFA एंड स्टेट गवर्नमेंट सपोर्ट अंडर पीएम कुसुम कंपोनेंट बी एंड सी। कह रहा है कि पीएम कुसुम घटक बी और सी के तहत केंद्रीय वित्तीय सहायता CFA और राज्य सरकार के समर्थन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार की। ये जो पीएम कुसुम स्कीम चलती है, इसमें अगर हम बात करें तो इसमें हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, ये दोनों लोग मिल के एडिशनल सहायता प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कैसे कैसे ये किया जाता है। इसको आपको पढ़ना है तीनों स्टेटमेंट का और पढ़ के देना है यहाँ पर कि इनकरेक्ट कौन सा है। एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं, सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइडेड टू 50% ऑफ द बेंचमार्क कॉस्ट और द टेंडर कॉस्ट। कह रहा है कि या तो टेंडर कॉस्ट, या तो जितना पैसा लगा है उतना, या तो फिर बेंचमार्क का 50%। ठीक, यानी मैक्सिमम का या तो 50%। जैसे मान लेते हैं मैक्सिमम इसकी जो लिमिट होती है, अगर जैसे मान लो मैक्सिमम लिमिट 40 लाख है मान लेते हैं, तो 40 लाख अगर मैक्सिमम लिमिट है तो बेंचमार्क वाली लिमिट है, तो यह गवर्नमेंट क्या करेगी, 40 लाख है तो 20 लाख तक देगी। और अगर मान लो उसमें 15 लाख ही, अगर मान लो उसमें 30 ही लाख खर्चा हुआ है, तब ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट तब भी 20 लाख देगी, नहीं, तब अगर 30 लाख खर्चा हुआ है तब 15 लाख ही देगी। समझ पा रहे हो? या तो बेंचमार्क का 50% ले लो या तो टेंडर कास्ट का 50% ले लो, यानी कि हम कभी भी बेंचमार्क के 50% से ऊपर नहीं जाएंगे। सीधी सीधी बात ये होती है, समझ गए। इसके अलावा बात करते हैं, अगला क्या है, अगला है, तो ये बात जो कही जा रही है
वो गलत कही जा रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 50% नहीं होता है, यहाँ पर होता है बात 30% की। ये बेंचमार्क का 30% होता है, 50% नहीं होता। अगला क्या है, द स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड ए सब्सिडी ऑफ 30%। ये बात जो कही जा रही है वो बिल्कुल सही है। 30% ये जो सब्सिडी है वो कौन प्रोवाइड करता है? स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है। और इसके अलावा जो रिमेनिंग है, रिमेनिंग 40% जो कॉस्ट है, ये किसके द्वारा किया जाता है? ये फार्मर के द्वारा किया जाता है। समझ गए? सेंट्रल 30% दे दिया, इसके अलावा क्या दे दिया? 30% किसने दे दिया? राज्य सरकार ने। 30% सेंट्रल गवर्नमेंट ने और 30% स्टेट गवर्नमेंट ने, 60% दे दिया। बचा कितना? बचा 40%। 40% किसान को खुद लगाना पड़ता है। समझ गए बेटा यहाँ तक बात? किसी को कोई समस्या? किसी को अगर कोई समस्या नहीं है तो इसमें हमारा ऑप्शन जो होगा, हमको इनकरेक्ट खोजना था, हमने खोज लिया, केवल पहला स्टेटमेंट गड़बड़ है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो हमारा है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर इन इंडिया। भारत में जैव कृषि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इंडिया रैंक 8th इन द वर्ल्ड इन टर्म ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चरल लैंड। भारत में कृषि भूमि के मामले में भारत दुनिया का 8वें स्थान पर है। ये बात जो है बिल्कुल सही है। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में हम 8वें स्थान पर ही हैं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। समझ गए? पहले स्थान पर कौन है? पहले स्थान पर जहां तक मुझे याद आ रहा है शायद ऑस्ट्रेलिया है, एग्जैक्ट याद नहीं, एक बार गूगल कर लेना, शायद ऑस्ट्रेलिया है। अगला क्या है, राजस्थान हैज कवर द लार्जेस्ट एरिया अंडर ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन इन इंडिया। ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन इन इंडिया में राजस्थान सबसे नंबर 1 पर है। ये बात गलत कही जा रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर राजस्थान नहीं होगा, यहाँ पर मध्य प्रदेश होगा। समझ गए? यहाँ पर क्या आएगा? मध्य प्रदेश आएगा। राजस्थान जो है दूसरे नंबर पर है, सबसे पहले मध्य प्रदेश है, इसके बाद क्या है? इसके बाद राजस्थान है, और राजस्थान के बाद क्या है? महाराष्ट्र है। समझ गए? ये ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर सर्टिफिकेशन की बात हो रही है। सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट कहाँ पर है? एमपी में, फिर राजस्थान में है, फिर मध्य प्रदेश में है। तो ये बात जो हो गई वो हो गई गलत। दूसरा देखते हैं, सिक्किम अचीव द डिस्टिंक्शन टू बिकमिंग द फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट ऑफ इंडिया इन 2016। ये बात बिल्कुल सही है। सबसे पहले सिक्किम को बनाया गया था फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट, और इसके बाद उत्तराखंड को बनाया गया था। किसको बनाया गया था? उसके बाद उत्तराखंड को बनाया गया था। इसके बारे में भी मैंने पिछले जो लेक्चर्स हमारे हुए हैं, इन लेक्चर्स में मैंने इस क्वेश्चन को समझा दिया है। एक चीज मैं आप लोगों से और पूछता हूँ, अगर आप लोग कमेंट करोगे, ज्यादातर लोगों का कमेंट होगा, तो मैं एक काम करूंगा, जो मैं यहाँ पर स्कीम ला रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि एक मैं प्रॉपर डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बना दूं, जिसके अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के डिफरेंट टाइप की जो स्कीम है एग्रीकल्चर वाली, इसके अलावा जो राज्य सरकार की अलग अलग जो स्कीम चलती है, राजस्थान की, मध्य प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की, बिहार की, इसके लिए एक डेडिकेटेड मैं प्लेलिस्ट बना दूं। अगर आप लोगों का कमेंट रहेगा, प्रॉपर तरीके से आपके सुझाव रहेंगे, तो उसको मैं आने वाले कुछ टाइम बाद मैं स्टार्ट करूंगा, जिसमें मैं आप लोगों को जो गवर्नमेंट की जो स्कीम है एग्रीकल्चर वाली, उसको प्रॉपर तरीके से कंपाइल करके एक ही जगह देने का प्रयास करूंगा। 10-10, 15-15, 20-20 मिनट की एक एक स्कीम की वीडियो छोटी छोटी बना के मैं उसको अपने यूट्यूब चैनल पर प्रॉपर तरीके से एक प्लेलिस्ट बना के डाल दूंगा। आप सब लोग उसको पढ़ लेना, और बार बार इधर से पढ़ो, उधर से पढ़ो, इधर से पढ़ो, उधर से पढ़ो, प्रॉपर तरीके से एक ही जगह पर समझ जाओगे। किसी को कोई समस्या नहीं होगी, बस आपको एक बार प्रॉपर तरीके से कमेंट कर देना है। जितना ज्यादा बच्चों का कमेंट आएगा उतना ही जल्दी मैं इसको लाऊंगा, और जब मैं लाऊंगा तो हो सकता है थोड़ा सा वीडियो लंबी हो जाए, लंबी मतलब ढेर सारी स्कीम हो जाए, लेकिन इसको आप मान लेना कि स्कीम में उसके बाहर से कुछ नहीं आएगा, ये कंफर्म रहेगा। समझ गए? तो अगर आपको चाहिए तो कमेंट में जरूर कर देना, जितने ज्यादा बच्चे कमेंट करोगे उतना ही मैं उसको जल्दी लाने का प्रयास करूंगा। समझ गए? तो यहाँ पर हमने खोज लिया कि ये जो पहली बात है ये भी सही है, और तीसरी बात जो है ये भी सही है, और दूसरी बात गलत। हमको करेक्ट खोजना था, हमने खोज लिया, पहला और तीसरा जो है वो सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर कुछ रिवोल्यूशन दिए गए हैं, यानी कि क्रांति दी गई है, यहाँ पर रिलेटेड फील्ड दिया गया है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, कोई ज्यादा दिमाग लगाने वाला बात नहीं है। सबसे पहले दिया गया है ब्राउन रेवोल्यूशन। तो ब्राउन रेवोल्यूशन जो है ये कौन सा है? ये होता है नॉन कन्वेंशनल जो एनर्जी सोर्स होता है उससे रिलेटेड होता है। भूरी क्रांति किससे है? गैर परंपरागत जो ऊर्जा स्रोत हैं उनसे रिलेटेड होता है। अगला क्या है? ब्लैक रिवोल्यूशन। ये ब्लैक जो रिवोल्यूशन होता है ये बायोफ्यूल होता है, जेट्रोफा के प्रोडक्शन से संबंधित है। इसके अलावा ग्रे रिवोल्यूशन जो है ये किससे संबंधित है? ग्रे रिवोल्यूशन मैन्योर और फर्टिलाइजर से संबंधित है। इसके अलावा जो सिल्वर रिवोल्यूशन है, सिल्वर क्रांति, इसको किससे संबंधित है? ये सिल्वर क्रांति जो है ये एग
एग से संबंधित है, पाउल्ट्री से। वहीं अगर जो हम बात करें पिंक रेवोल्यूशन, तो ये मीट से संबंधित होता है, समझ गए। इसके अलावा जो पिंक रेवोल्यूशन होता है वो इसके अलावा जो प्याज का उत्पादन होता है उससे भी संबंधित होता है। तो ए किस पे जा रहा है, ए जा रहा है फोर्थ पर, ए फोर्थ पर यहाँ जा रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल यही राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्या है, व्हाइट रिवोल्यूशन दिया गया है। तो जो श्वेत क्रांति है, श्वेत क्रांति कहाँ से है, श्वेत क्रांति की अगर बात करें तो ये संबंधित होता है किससे, ये संबंधित होता है श्वेत जो क्रांति है, जस्ट अ सेकंड, श्वेत क्रांति दूध से होता है, दूध से रिलेटेड, अच्छा ये है कैटल वेलफेयर, बिल्कुल सही है। कैटल से ही दूध निकालते हैं तो कैटल वेलफेयर में हो जाएगा, थोड़ा सा घुमा के दे दिया था। इसके अलावा ब्लू रेवोल्यूशन की बात करते हैं तो ब्लू रेवोल्यूशन जो है ये किससे संबंधित होता है, ये मछली उत्पादन से संबंधित होता है, यानी कि फिशरमैन वेलफेयर और क्लीन वाटर से संबंधित होता है। अगला है सेफ्रॉन रेवोल्यूशन। जो सेफ्रॉन रेवोल्यूशन है इसका क्या मतलब होता है, सेफ्रॉन रेवोल्यूशन है सोलर एनर्जी से, क्या है, जो केसरिया क्रांति है ये सोलर एनर्जी से संबंधित होता है। इसके अलावा जो सेकंड ग्रेन रेवोल्यूशन है ये प्रोटीन, राइस और पल्सेस से रिलेटेड। जैसे जब पहला ग्रेन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था तो पहले ग्रेन रेवोल्यूशन में हमारा क्या ध्येय था, पहले ग्रेन रेवोल्यूशन में हमारा ध्येय था कि गेहूं जो है, गेहूं और धान वाली जो हमारी फसलें हैं, यानी कि जो अनाज वाली फसलें हैं, इसको हम ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर पाए। लेकिन जब हमारा जब सेकंड ग्रेन रेवोल्यूशन का फेज आया तो इसमें हमारा फोकस क्या है, इसमें हमारा फोकस है कि हम ज्यादातर जो हमारी दलहनी फसलें हैं इसका उत्पादन ज्यादा से ज्यादा कर पाए, जिससे प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी हो पाए। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा अब भारत में मोटापा बढ़ रहा है, भारत के लोग पेट भरने के लिए ढेर सारा भात खा लेते हैं और इसके अलावा ढेर सारा रोटी खा लेते हैं, पेट तो फुला देते हैं। तो इस तरीके की समस्या से बचने के लिए गवर्नमेंट ने अब थोड़ा सा आगे सेकंड फेज में इसको स्टार्ट करा है कि प्रोटीन, राइस और जो पल्सेस हैं इसके प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए। यहाँ पर जो राइस है, ज्यादातर जो क्वालिटी राइस है उसके बढ़ाने की बात पर यहाँ पर जोर दिया जा रहा है, समझ गए। तो ए किस पे जा रहा है, ए जा रहा है सेकंड पर, ए सेकंड पर इस पे जा रहा है बी में और डी में जा रहा है, यानी कि सी भी गलत हो गया और ए भी गलत हो गया। बी किस पे जा रहा है, बी जा रहा है फोर्थ पर, बी यहाँ पर फोर्थ में जा रहा है, यहाँ पर बी सेकंड में जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है ये बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है फर्स्ट इन एग्रीकल्चर, यहाँ पर क्या दिया गया है, फर्स्ट इन एग्रीकल्चर, और यहाँ पर क्रॉप की वेराइटीज दी गई है। जैसे कि फर्स्ट सेमी ड्वार्फ वेराइटी ऑफ बासमती राइस, बासमती राइस का फर्स्ट सेमी ड्वार्फ वेराइटी कौन सी है, तो वो पूसा बासमती 1 है, समझ गए। इसके अलावा फर्स्ट एरोमेटिक राइस हाइब्रिड कौन सी है, फर्स्ट एरोमेटिक जो राइस हाइब्रिड है वो कौन सी है, वो है पूसा RH10। इसके अलावा फर्स्ट सोरघम हाइब्रिड कौन सा है, फर्स्ट सोरघम हाइब्रिड जो है ये है CSH1। इसके अलावा हाइब्रिड कॉटन यानी फर्स्ट हाइब्रिड कॉटन की वैरायटी कौन सी है, वो है H4। इस तरीके से आपको इसको मैच कराना था। ए किस पे जाएगा, ए थर्ड पे जा रहा है, तो ए थर्ड पर यहाँ जा रहा है, हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, समझ गए बेटा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है, अंडर कंपोनेंट बी ऑफ PM कुसुम स्कीम फाइनेंशियल सपोर्ट इज प्रोवाइडेड टू स्मॉल standalone solar agriculture pump of any capacity up to 15 HP। ये बात जो कही जा रही है गलत कही जा रही है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम जो है वो 7.5 HP तक है, केवल 7 से ले 7.5 HP के आसपास तक के जो पंप होते हैं उन्हीं को दिया जाता है सब्सिडी, समझ गए। 15 HP तक की सब्सिडी नहीं होती है कंपोनेंट बी के अंदर। इसके अलावा क्या कह रहा है, कंपोनेंट बी एम टू रिप्लेस एग्जिस्टिंग डीजल एग्रीकल्चर पंप ऑफ ग्रिड एरियाज वेयर ग्रिड सप्लाई इज नॉट अवेलेबल। मैंने आपको बताया था ना कि जहां ग्रिड की सप्लाई नहीं है वहां पर इस तरीके से चीजें करनी है। तो ये जो बात कही जा रही है ये बात बिल्कुल सही है, असर्शन गलत हो गया और रीजन बिल्कुल सही है। तो असर्शन गलत है, रीजन सही है, बोले तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्या है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च द नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन इन 2020 टू प्रोवाइड अ बूस्टर शॉट टू द स्वीट रेवोल्यूशन। स्वीट रेवोल्यूशन जो है ये मधुमक्खी पालन से संबंधित है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर जो बोला जा रहा है कि इसको 2020 में लॉन्च किया गया था, ये बात बिल्कुल सही है, इसका काम भी सही है, सब कुछ सही है। यहाँ पर द स्वीट रेवोल्यूशन इज ए एम्बिशियस initiative primarily focus on increasing sugar cane production in the country। सुगर कैन के प्रोडक्शन से थोड़ी है,
ये तो मधुमक्खी से संबंधित है, तो रीजन हो गया गलत। तो असर्शन केवल सही है बोले तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। असर्शन बोल रहा है अंडर द पीएम किसान ट्रैक्टर योजना स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर कैन परचेज ट्रैक्टर एट ए हाईली सब्सिडाइज रेट। इस तरीके की स्कीम चली है पीएम किसान ट्रैक्टर योजना। इसमें जो मार्जिनल और स्मॉल फार्मर हुआ करते हैं उनको हाईली सब्सिडाइज रेट पर ट्रैक्टर उपलब्ध कराना काम होता है। इसमें क्या कहा जा रहा है, द किसान ड्रोन स्कीम प्रोवाइडेड फाइनेंशियल असिस्टेंस अप टू 10 लाख पर ड्रोन टू प्रमोट एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी। ये भी बात बिल्कुल सही है। 10 लाख तक का 10 लाख तक क्या क्या मिलता है, यहाँ पर आपको असिस्टेंस प्रोवाइड किया जा सकता है अगर आप ड्रोन स्कीम के तहत फायदा लेना चाहते हो। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप इसको सोचो, हाँ एक चीज और बता देता हूँ, ये जो पीएम किसान ट्रैक्टर योजना है इसमें 50% तक सब्सिडी मिलती है। इसमें गवर्नमेंट 50% तक देता है। तो ये दो चीजें तो हो गई, ये भी बात सही है, असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोनों आपस में अलग अलग स्कीम है। मतलब स्कीम यहाँ पर किसान ड्रोन स्कीम है, यहाँ पर पीएम किसान ट्रैक्टर योजना है। तो दोनों अलग अलग स्कीम है, आपस में कोई संबंध नहीं है बोले तो हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखते हैं, द सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड पोस्ट हार्वेस्ट लोन अगेंस्ट नेगोशिएबल वेयर हाउस रेसिप्ट्स टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर। बिल्कुल सही है, थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको इसको समझाया है कि ऐसा होता है। 6 महीने के लिए गवर्नमेंट इसमें सब्सिडी प्रोवाइड करती है, समझ गए। इसके अलावा क्या है, इसके सब्सिडी मतलब इसके अंदर इंटरेस्ट जो होता है उसके लिए सब्सिडी देती है। दिस मेजर इज इम्प्लीमेंटेड टू चेक द डिस्ट्रेस सेल ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बाय फार्मर इमीडिएटली आफ्टर हार्वेस्ट। ये बात जो कही जा रही है बिल्कुल सही कही जा रही है। वेयर हाउस जो है, अगर उस वेयर हाउस में सामान रखोगे तो गवर्नमेंट उस पर सब्सिडी देगी कि जिससे किसान ने जो हार्वेस्ट किया है फसल उसको वो तत्काल प्रभाव से वेयर हाउस में रख पाए। बिल्कुल सही बात है, दोनों के दोनों बातें सही है और असर्शन जो है ये रीजन के द्वारा करेक्टली एक्सप्लेन भी हो रहा है। तो इसीलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही जा रहा है। एक चीज बता दूं कि जिन बच्चों ने इन स्कीम को पढ़ा नहीं होगा उन स्कीम को मैं ना समझा पाऊंगा यहाँ पर और ना मैं इसको बता पाऊंगा। लेकिन जो बच्चे पढ़े होंगे उनको मेरी थोड़ी सी बात से समझ में आ रहा होगा। बाकी अधिकतर बच्चे जो बोलोगे कि हाँ सर जी नहीं पता है, इसको एक प्रॉपर लेक्चर लेके आओ, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लो, अलग अलग मैं लेक्चर लेके आ जाऊंगा, इसका प्रॉपर तरीके से इसको मैं पढ़ा दूंगा यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हर स्कीम को डिटेल में पढ़ा दूंगा, समझ गए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ फर्स्ट इन एग्रीकल्चर इज इनकरेक्टली मैच। फर्स्ट इन एग्रीकल्चर वाला यहाँ पर पेयर दिया गया है। जैसे फर्स्ट हाइब्रिड पिजन पी की वेराइटी है ICPH8, बिल्कुल सही है, हमको इनकरेक्ट खोजना है। इसके अलावा फर्स्ट हाइब्रिड सनफ्लावर जो है ये कौन सा है, ये है VSH1, ये भी बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रो एग्रो जो कंपनी है उसने ये इसको बनाया था। अगला क्या है, अगला है फर्स्ट हाइब्रिड कॉटन। फर्स्ट हाइब्रिड जो कॉटन है क्या लिख रहा है, ये लिख रहा है पूसा RS10, बिल्कुल गलत है। क्यों, क्योंकि फर्स्ट हाइब्रिड कॉटन अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था कि H4 होता है, याद आया कि नहीं याद आया। इसके अलावा बात करते हैं तो जो ये पूसा RH जो 10 है ये क्या है, ये राइस की वेराइटी है। किसकी वेराइटी है, ये राइस की वेराइटी है और ये एरोमेटिक हाइब्रिड वेराइटी है। कैसी है, ये एरोमेटिक हाइब्रिड वेराइटी है, समझ गए यहां तक बात। अगला क्या है, पब्लिक सेक्टर हाइब्रिड ऑफ सोरगम। फर्स्ट पब्लिक सेक्टर हाइब्रिड ऑफ फॉरेज सोरगम पूसा चरी हाइब्रिड 106, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमको केवल गलत खोजना था, हमने खोज लिया, ऑप्शन नंबर सी इसमें गलत। अगला क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ रिवोल्यूशन एंड इट्स रिलेटेड फील्ड करेक्टली मैच, यहाँ पर बताना है। तो रेनबो रेवोल्यूशन जो है वो एग्रीकल्चर से संबंधित है, पूरा बिल्कुल सही बात है। इंद्रधनुष क्रांति जो है पूरे एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट से रिलेटेड होती है, किसी तरीके को कोई दिक्कत ही नहीं है। अगला क्या है, यहाँ पर बोल रहा है ग्रे रेवोल्यूशन टमाटर से होता है, बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि ग्रे रेवोल्यूशन जो होता है ये मैन्योर और फर्टिलाइजर से है। किससे है, ये मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर। ये जो टमाटर है ये टमाटर किसके अंदर आएगा, टमाटर जो आएगा ये रेड रेवोल्यूशन के अंतर्गत आता है। किसके अंदर आएगा, ये रेड रेवोल्यूशन जो होगा उसके अंतर्गत आ जाएगा। इसके अलावा गोल्डन रेवोल्यूशन है,
ये जो गोल्डन रेवोल्यूशन आता है, ये गोल्डन रेवोल्यूशन किससे संबंधित होता है? ये फ्रूट के प्रोडक्शन से संबंधित होता है। किससे होता है ये फ्रूट प्रोडक्शन से है। समझ गए? एग प्रोडक्शन के बारे में अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि एग जो प्रोडक्शन है ये किससे संबंधित होता है? एग जो प्रोडक्शन है ये सिल्वर से, किससे है? सिल्वर रेवोल्यूशन, सिल्वर रिवोल्यूशन। समझ गए यहाँ तक? अगला क्या है? पिंक रेवोल्यूशन। ये पोटैटो लिख रहा है, बिल्कुल गलत है। पिंक रेवोल्यूशन जो है ये किससे संबंधित होगा? पिंक रेवोल्यूशन जो होता है ये पॉन से होता है, यानी कि झींगा होता है, और इसके अलावा ये ओनियन से संबंधित होता है। किससे? पॉन से, और इसके अलावा ये ओनियन से संबंधित होता है, झींगा और प्याज के उत्पादन से संबंधित होता है। पोटैटो की बात करते हैं तो ये राउंड रेवोल्यूशन से संबंधित होता है। पोटैटो किससे संबंधित होता है? पोटैटो जो होता है ये राउंड रिवोल्यूशन, राउंड रिवोल्यूशन से संबंधित होता है। समझ गए बेटा यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द भारतीय परिवर्तित कृषि पद्धति, भारतीय पारिवारिक लिखा है, भारतीय पारिवारिक कृषि पद्धति योजना मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस प्रथा पर केंद्रित है? द भारतीय पारिवारिक कृषि पद्धति स्कीम फोकसेस primarily on which of the following practices? Maximizing the use of synthetic chemical input for higher yield. इसके लिए तो गवर्नमेंट अब कभी नहीं आगे बढ़ेगी। केमिकल फर्टिलाइजर को अब गवर्नमेंट डिक्रीज ही करना चाहती है, तो ये चीज तो होगा नहीं। इसके अलावा देखते हैं क्या है। इसके अलावा इंक्रीज इंडिपेंडेंस ऑन एक्सट्रीमली परचेज इनपुट, ये भी बिल्कुल गलत है। पारिवारिक है तो हमको थोड़ा सा परचेज इनपुट को घटाएंगे तभी तो प्रॉफिट होगा, तो यहाँ पर बढ़ाने की बात हो रही है, गड़बड़ हो जाएगा। यूटिलाइजिंग हाई यील्डिंग ट्रांसजेनिक क्रॉप, ट्रांसजेनिक क्रॉप भारत में अभी स्टार्ट ही नहीं है, केवल ट्रांसजेनिक क्रॉप एक ही होती है, कपास। अगर कोई और बोले तो याद रखना कि भारत में अभी भी कोई भी ट्रांसजेनिक क्रॉप नहीं है। ट्रांसजेनिक क्रॉप यानी कि जो बोटेनिकली इंजीनियर्ड क्रॉप होती है, उस तरीके की भारत में अभी कोई भी फसल अलाउ नहीं है। अगला क्या है? प्रमोटिंग ट्रेडिशनल इंडिजीनियस प्रैक्टिस एंड बायोमास मल्चिंग, ये बात जो कही जा रही है ये बात बिल्कुल और बिल्कुल ये बात जो है वो सही है। ये हमारा जो पारिवारिक कृषि विकास पारिवारिक कृषि जो पद्धति है, इसका मतलब क्या है कि प्रमोटिंग जो हमारा ट्रेडिशनल इंडिजिनियस जो प्रैक्टिसेस होती थी खेती करने की, बायोमास मल्चिंग यानी कि जैसे हमारे पुराने पूर्वज किया करते थे उस तरीके से खेती थोड़ा सा एडिशनल टेक्नोलॉजी लगा के और मॉडर्न तरीके से किया जाए। मतलब तरीका वही है, बस करने का थोड़ा मतलब काम वही है, बस करने का तरीका थोड़ा सा बदल के उसको और ज़्यादा एफिशिएंट बनाने का काम इसके अंदर किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अंडर द डे NRLM फॉर वुमेन SHG नॉट लोकेटेड in the 150 identified district, the interest subvention cover the difference between the lending rate and 7% for loan up to what amount? कह रहा है कि डे NRLM के तहत 150 चिन्हित जिलों में स्थित न होने वाले महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए ब्याज सहायता ऋण दर और 7% के बीच के अंतर को किस राशि तक के ऋण के लिए कवर किया जाता है? जैसे मैंने आपको बताया था कि जो डे NRLM स्कीम है ये केवल 150 जिलों को आइडेंटिफाई करके केवल वहीं पर चलाई जा रही है, लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर मान लो उसके अलावा भी कोई और अगर कोई जगह आ जा रही है तो उसमें गवर्नमेंट कितना देती है, उसमें गवर्नमेंट कितनी सहायता प्राप्त करती है देती है, मतलब ब्याज की सहायता दर और 7% के बीच में कितना, या तो ब्याज की सहायता दर देगी और या तो फिर वो राशि देगी। वो कब तक कहाँ तक दे सकती है? वो केवल 3 लाख तक देती है। समझ गए? यानी कि अगर 3 लाख तक कोई लोन लेगा तो वहां पर गवर्नमेंट इसको सहायता दे सकती है, और जो 150 डिस्ट्रिक्ट है वहां पर आगे बढ़ा के भी काम हो सकता है। समझ गए यहाँ तक बात? अगला, वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट ग्रेन डिस्पेंसिंग ATM इंस्टॉल अंडर द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तहत गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट जो है हरियाणा का, यहाँ पर 15 जुलाई 2021 को ये चीज लॉन्च हुई थी, जिसको बोलते ना ग्रेन ATM। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था कहाँ हुआ था ये, 15 जुलाई को 2021 में गुरुग्राम हरियाणा में हुआ था। नाम क्या था इसका नाम था ग्रेन ATM। समझ गए? तो आज के लेक्चर में केवल इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, मैंने जो पढ़ाया आपने सीखा होगा, कुछ नया मजा आया होगा।
वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, आपके जो सुझाव हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो। इसके अलावा अगर प्रॉपर तरीके से आप पढ़ाई करना चाहते हो तो मेरा अल्टीमेट एग्रीकल्चर का कोर्स है, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप संपर्क करके कोर्स परचेज कर लो और प्रॉपर तरीके से अपने बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक अपनी पढ़ाई को करो। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।